भाई प्रोटीन इंडस्ट्री बहुत बड़ा टब है एक। तो उसमें 2016-17 से इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो वो कैसे देखते हैं आप कि वो चेंज क्यों आया है? शायद मेरे ख्याल से आप ये सवाल फिटनेस मॉडल कैटेगरी के लिए पूछ रहे हो। फिटनेस मॉडल कैटेगरी में आपका मसल साइज भी मैटर करता है बच्चे, और सबसे मेन वो देखते हैं ऑन लेवल कि हाँ हमें इसमें 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। उसको देख के वो और देख रहे हैं कि हाँ हमें 2000 सस्ता मिल रहा है, तो वो उसे परचेज कर लेते हैं। अगर सप्लीमेंट की हम बात कर ही रहे हैं तो बिगिनर के लिए रेड फ्लैग्स क्या होंगे इंग्रेडिएंट्स में कि वो छोड़ने चाहिए उनको? उसके बाद वो इनके लेवल नहीं पड़ते हैं, क्योंकि जैसे प्रोटीन में आपका कंपनी पहले तो मेंशन कर देगी कि हमने कंसंट्रेट ऐड किया हुआ है या आपका आइसो ऐड किया हुआ है, बट उसके बाद जो आगे वो मेंशन करते हैं वो कोई नहीं पड़ता है। जैसे आप तो भाई इंट्रो की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन साइड में रखेंगे, ये नहीं बोला था कि पूछेंगे नहीं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि हम डेली देखते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्रियल सप्लीमेंट इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, तरह तरह के प्रोटीन है, तरह तरह के क्रिएटिन है, तरह तरह के सप्लीमेंट्स हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने सारे में आप नेचुरल कैसे हो? और अगर किसी इंसान को, किसी लड़के को 3 सप्लीमेंट कोई भी लेने हो तो वो कौन से लेने चाहिए बाकी सारे सप्लीमेंट को छोड़ के? तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ आपसे ईगो लिफ्टिंग की, तो ईगो लिफ्टिंग क्या होती है? ये ईगो लिफ्टिंग आपकी 16, 17, 18 साल के लड़कों के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। हम भी उस फेज से निकल चुके हैं। अगर बात करें, मेरी भी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है जो ईगो लिफ्टिंग हमने करी है। ईगो लिफ्टिंग के साथ आपने बड़े बड़े हिमाचल के कंपटीशन में कम्पीट किया है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया हो गया, अपना मिस्टर मंडी हो गया, और जीते भी हैं आप। तो जो पीक वीक होता है कंपटीशन से पहले 7 दिन, तो उसमें बंदे की मेंटल गेम कैसे स्ट्रांग बना सकता है? होता है, हर गुरु को एक गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम अपने आप को कभी उस हिसाब से टॉर्चर नहीं कर सकते या उस हिसाब से देख के जज नहीं कर सकते। जो एक सामने वाला जो जिसको हमसे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है वो हमें देख के गाइड कर सकता है। वो हमें तरा सकता है ज़्यादा, हमें थोड़ा बेटर गाइड कर सकता है। एक अगर मेजर डिफरेंस मैं पूछूं, या मैं पूछूं कि इनमें से क्या करना चाहिए, एक जो हम फेमस एथलीट्स होते हैं, फेमस बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज होती है जो आपको जिम ट्रेनर बता रहा है। तो नॉर्मल बॉयज़ को या गर्ल्स को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आप जिम जाते हैं या आपका शौक है? अगर मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं अपने गेस्ट के बारे में कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2015 में की तो आज तक उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आज के समय में उनके पास 3 बार मिस्टर हिमाचल का टाइटल रह चुका है, और वो मिस्टर नॉर्थ इंडिया के रनर अप भी रह चुके हैं। साथ ही हमारे मंडी की शान मिस्टर मंडी का टाइटल भी उन्होंने जीत चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे नेचुरल एथलेटिक, नेचुरल बॉडी बिल्डर, फिटनेस मॉडल पंकज ठाकुर। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट से। सभी को नमस्कार और बड़ों को चरण वंदनम। हम करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत हमारे आज के गेस्ट फिटनेस मॉडल पंकज ठाकुर से। तो पंकज जी नमस्कार। नमस्कार सुधांशु जी। पहले तो मैं हमारे भाई सुधांशु जी और हमारी शुड टॉक टीम का बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचार आप सबके सामने रख सकूँ। बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 10-11 सालों में, वैसे तो मुझे बहुत साइंटिफिकली नॉलेज तो नहीं है, बट यह कि प्रैक्टिकली जो हमने इस फील्ड में नॉलेज गेन किए रह के वो मैं आप सबके साथ साझा कर सकूं। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि हमारे पंकज भाई ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ बॉडी बिल्डिंग, कम्पीट करना, ये सारी चीज़ें, तो मेरे को लगता है कि पूरे बद्दी में सिर्फ ये अकेले थे जिनके पास सर्टिफिकेशन थी, ये सर्टिफाइड ट्रेनर थे। उसके बाद अब जाके कई नॉलेज बढ़ी है बॉडी बिल्डर्स में और सारे भाइयों में जो जो बॉडी बिल्डिंग अभी कर रहे हैं कि ये एक एज अ प्रोफेशन भी हम करते हैं और एक बहुत अच्छी फील्ड है। तो पंकज भाई आपको 2015 से अभी तक 11 साल हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। और आप नेचुरली सारी अपनी फिटनेस जर्नी को जी रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ? नेचुरली बॉडी बिल्डिंग करना अपने आप में एक बहुत खास बात है, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, सबसे में आपका माइंडसेट। आपके मन में कई बार आएगा कि यार ये लोग तो देखो 2 या 3 महीने में बॉडी बना रहे हैं या 5 महीने में इतनी बढ़िया बॉडी बना रहे हैं, इतना अच्छा स्टेज में दिख रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा स्टीरोड लेके इन्हेंसमेंट लूँ। और वहीं आपको आपके माइंड को स्टेबल रखना होता है कि नहीं, मेरा फोकस है
मेरा गोल है कि मैंने जो है यूथ को मोटिवेट करना है, ताकि वो हमें एज अ आइडल देख के वो भी चीज़ से अवेयर हो कि हाँ हम नेचुरली भी बॉडी बिल्डअप कर सकते हैं डिसिप्लिन के साथ और 100% हार्डवर्क के साथ। मैं अगर पर्सनली बात करूं कि अभी हम नेचुरल और स्टेरॉइड वाली कंट्रोवर्शियल बात को बाद में रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पहले हम आपकी लाइफ जर्नी को जानेंगे कि आपने कैसे शुरुआत की, क्या क्या स्ट्रगल आपने देखा लाइफ में। शुरुआत की बात करें तो जैसे कि एक 17-18 साल का लड़का होता है, थोड़ा सा लोगों ने उसको हल्का सा दबाया होता है, थोड़ा सा मायूस होता है, थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता है, तो सोचता है कि थोड़ा मैं जिम जाऊं, खुद को ग्रो करूं, लोगों से मतलब लोगों को दिखाऊं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो उसी सोच के साथ मैं भी जिम गया पहली बार कि थोड़े बहुत बाइसेप मेरे भी गेन हो जाए, थोड़ी बहुत बॉडी मेरी भी अच्छी बने, थोड़ा मैं भी लोगों में अच्छा दिखूं। और जब मैंने जिम स्टार्ट की और थोड़ा मैं हल्का सा भी यूँ कह लो कि मैं जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, लाइक मेरे अपना जो बॉडी प्रोपोर्शन वगैरह हो गया, थोड़ा बॉडी पहले ही काफ़ी थोड़ी अच्छी थी क्योंकि बचपन से हार्डवर्क किया है, अराउंड 8 या 9 किलोमीटर आपका साइकिल पे आना और घर पे हार्डवर्क करना, तो बॉडी जेनेटिकली थोड़ी ब्लेस्ड थी। तो जैसे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरे को 2 या 3 मंथ में रिजल्ट अच्छे दिखना शुरू हो गए। तो जो हमारे जिम के कोच थे तो उन्होंने कहा कि पंकज चलो आपको हम एक अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन है तो वहाँ पे कम्पीट कराते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत डर रहा था कि मैं पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी स्टेज फेस नहीं किया था, स्टेज फियर भी था मेरे अंदर, पर मैं कहा नहीं चलो देखी जाएगी, देखते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट जब वहाँ मैंने कम्पीट किया वहाँ बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी आए थे, बट मैंने वहाँ पे अपनी जो हमारी कैटेगरी होती है बॉडी बिल्डिंग में लाइक 60-65 केजी में, उसमें मैंने अपना टॉप 5 के अंदर मैंने प्लेस किया। तो वहाँ से मेरी थोड़ी हल्की सी हिम्मत खुली, फिर ऐसे धीरे धीरे जर्नी चलती रही। फिर उसके बाद हम मिस्ट्री हिमाचल खेलने गए तो वहाँ पे कोई प्लेस नहीं रही 2016 में, तो थोड़ा मायूस हुए, पर नहीं फिर चले। फिर 2016 में एंड दिसंबर दोबारा कम्पीट किया हमने, तो वहाँ ऊना में हुआ था मिस्ट्री हिमाचल, तो वहाँ पे अपनी बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी मैंने 3rd प्लेस हासिल करी। और वैसे मैं बात करूँ यूजली तो अगर बॉडी बिल्डिंग आपको पता ही बहुत महंगा स्पोर्ट है, पैसे की बात करें तो पैसे इतने थे नहीं, उस टाइम कॉलेज टाइम था हमारा, तो घर से थोड़ा खर्चा मिलता था, तो उसी में जो भी है अपना थोड़ी बहुत डाइट होगी, बाकी जो घर का खाना तो यूजली उससे ही मैं सारा प्रॉपरली अपना करता था। फिर उसके बाद जैसे मैं मिस्ट्री हिमाचल में टाइटल जीता 3rd, तो फिर थोड़ा मेरे फादर साहब को हल्का सा होगी नहीं बेटा कुछ कर रहा है, अच्छा, तो थोड़ा सा उन्होंने मुझे उसके बाद थोड़ा हल्का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नहीं तो अगर मैं बात करूँ तो शुरू में तो वो मुझे कहते हैं कि तू जिम भी क्यों जा रहा है, ये 400-500 रुपये खर्च रहा है फालतू में, घर पे पत्थर उठा ले, ईंट उठा ले, जो होता है मिडिल क्लास आदमी या मिडिल क्लास बिल्कुल जो हाँ, सुनने को मिलता है मिडिल क्लास लड़के को एक को कि आप घर पे काम करो, क्या जरूरत है जिम जाने की। और उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का सा जैसे मैं जीता, थोड़ा फादर साहब को प्राउड मोमेंट फील हुआ, तो उन्होंने भी हल्का सपोर्ट करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे और बॉडी बिल्डर क्या गलती करते हैं, वो अपना जैसे सोशल मीडिया को साथ लेकिन चलते खाली अपना कम्पीट किया नॉर्मली, पर मैं साथ में सोशल मीडिया लेके चला, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, वहाँ पे अपनी कंटिन्यू जो मेरी जर्नी थी वो शो करता रहा। फिर वहाँ से मुझे स्टार्टिंग में जब ब्रांड होते भी नहीं थे, शायद सुना भी हो स्पॉन्सिव, तो मेरे को मसल वे जो शायद बहुत बड़ा ब्रांड है उसने मुझे 2016 में मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, तो फिर वहाँ से मुझे हल्का फुल्का स्ट्राइक आना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत स्पोर्ट वहाँ से आना स्टार्ट हुई। बस वैसे ही धीरे धीरे जर्नी मेरी चलती रही। 2017 मिस्टर हिमाचल आपका, वहाँ मैं सेकंड रहा। फिर आपका 2018 में अगेन बिलासपुर में, वहाँ मैं सेकंड रहा। उसके बाद 2018 में आपका मिस्टर इंडिया वहाँ विनर रहा, और 2017 में मिस्टर नॉर्थ इंडिया था पटियाला में, वहाँ मैं 3rd रहा फिटनेस मॉडल में। बाकी इसके बाद बॉडी बिल्डिंग करता रहा मैं, फिटनेस मॉडल भी कैटेगरी में भी खेलते रहा, और उसके साथ साथ मैंने बाद में इसी को एज अपना करियर चूज़ किया। फिर मैंने सर्टिफिकेशन वगैरह करी चंडीगढ़ से, और देन उसके बाद मैं जिम में एज अ ट्रेनर भी ट्रेन किया। हमारे बीवीएन में वैसे सारे जानते हैं कि 6-7 साल मैंने जहाँ जिम में ट्रेन किया है कि मेरा एज अ क्लाइंट्स को एज अ ट्रेनर या एज अ कोच क्या मेरा एटीट्यूड रहा है, मैंने कैसे लोगों को ट्रेन किया, कैसे सिखाया है। बाकी अभी तो मेरा अपना सप्लीमेंट स्टोर है जैसे आपको पता ही होगा, वहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अवेयर करूँ कि क्या आपका फेक है, क्या जेन्युइन है, क्या सही है, क्या गलत। आपके कई वीडियोस हम देखते रहते हैं, उसमें आप प्रॉपरली बताते हैं, गाइड करते हैं अपनी ऑडियंस को कि कौन सा न्यूट्रिशन लेना चाहिए सप्लीमेंट और कौन सा स्किप करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल की जो हमारी यूथ है उनके बीच बहुत मिथ है चीज़ों को लेके। एक तो आजकल जो सोशल मार्केटिंग है उससे बहुत चीज़ें आती है कि आप दिखाते कुछ है मिलता कुछ है, मिलता कुछ है, ये क्रिएटिन ले लो, वो ले लो, ऐसा ले लो। पर वहाँ पे लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है। वहाँ पे जैसे मैं हूँ, हमें एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे अपने यूथ को, बच्चों को सही गाइड करते हैं कि आपके लिए जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँ अपनी ऑडियंस को कि भाई बात करें सोशल मीडिया की, तो पूरे बीबीएन में इकलौता पर्सन है
पंकज भाई, जिनका 10,000 फॉलोअर्स हुए थे, सबसे पहले बंदे ये हैं पूरे जी। बीबीएन में। 2017 में 10,000 फॉलोअर क्रॉस हो गए थे हाँ। और 2018-19 में टिकटॉक पे 50,000 हो गए थे। बट एक्चुअली थोड़ा 2019 कोविड के बाद थोड़ा सा मैं उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाया, मैरिज वगैरह हो गई थी, काम के चक्कर में बढ़ गए थे, तो थोड़ा वो चीज़ें हल्की सी पीछे रह गई थी। बट दोबारा अब स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा खुद को दोबारा उस ट्रैक पे लेके आने की। और उसके बाद एक मैं समझ रहा हूँ आप हंस रहे होंगे, मगर मैंने और भाई ने सेम स्टेज भी शेयर किया 2018 में। भाई सेकंड आए थे उस कंपटीशन और मैं थर्ड आया था फिटनेस मॉडलिंग कैटेगरी में, बिलासपुर में। वो अलग बात है कि भाई ने मेंटेन रखा है, मैं थोड़ा डाइट फूड ज्यादा खाता हूँ मैं। वो तो है, मैं मेन तो वही है, मेन तो माइंडसेट वही है, खुद को मेंटेन रखना। मैं भी बीच में बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो गया था, 2023 के बाद दोबारा ट्रैक पे आया हूँ खुद को दोबारा से, कि हाँ दोबारा से कुछ करना है, दोबारा से compete करना है, थोड़ा बॉडी को सेट करना है, क्योंकि काम के चक्कर में, फैमिली का चक्कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन सब चीज़ों में थोड़ा इंसान उलझ जाता है। वो 17, 18, 19 साल की या 20 साल की एज कुछ और होती है, वो 22-23 के बाद जो स्ट्रगलिंग फेज चलता है तो उसमें इंसान उलझ जाता है। जब एक घर के लड़के को पता लगता है कि अब मैं ही हूँ जो आगे काम करने वाला हूँ, तो उसको सब चीजें देखनी पड़ती है, अपनी कुछ ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। अब वो थोड़ी लाइफ बैलेंस हुई है आप लोग भाइयों की वजह से, वो स्पोर्ट की वजह से थोड़ा लाइफ बैलेंस हुई है, तो अब थोड़ा मैं कहा चलो दोबारा हल्का सा ट्रैक पे आ जाए। तो दोबारा मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा इस टाइम तैयारी कर रहा हूँ आपके जो आईसीएम वगैरह जो नेचुरल शो होते हैं आपके ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे। फिलहाल तो मैं नेशनल लेवल की तैयारी कर रहा हूँ, बाकी अगर वहाँ पे अच्छी प्लेसिंग रही तो हम वर्ल्ड लेवल पे भी जाएंगे जरूर। तो एक बार भाई फ्लेक्स करके दिखा दो डोला, ये देखो भाई, ये होती है नेचुरल बंदे की शान। तो भाई इंट्रो की स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया था कि हम कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन साइड में रखेंगे, ये नहीं बोला था कि पूछेंगे नहीं। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि हम डेली देखते हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्रियल सप्लीमेंट इंडस्ट्री में घुस चुके हैं, तरह तरह के प्रोटीन है, तरह तरह के क्रिएटिन है, तरह तरह के सप्लीमेंट्स है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इतने सारे में आप नेचुरल कैसे हो, और अगर किसी इंसान को, किसी लड़के को 3 सप्लीमेंट कोई भी लेने हो तो वो कौन से लेने चाहिए बाकी सारे सप्लीमेंट को छोड़ के? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोग तो क्रिएटिन ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो ये खुद को कैसे नेचुरल बोल रहे हैं। नेचुरल तो वो है कि जो एक लोगों की जो अपनी सोच है कि डब्बा खा रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये पाउडर खा रहे हैं नेचुरल नहीं है। सो सबसे पहले इस सोच को दरकिनार करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका जो सप्लीमेंट होता क्या है। सप्लीमेंट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डाइट, कि जो हमारी कमी डाइट से पूरी नहीं हो रही है। सपोज हम 70% डाइट ले रहे हैं, कुछ मान लो जॉब कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो 30% हम वो चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहे, तो उसके लिए सप्लीमेंट आपकी हेल्प करता है। तो ये तो हो गया सप्लीमेंट। और इसके बाद अगर आते हैं नेचुरल पे, तो नेचुरल जैसे कि जो लोग नेचुरली कर रहे हैं ओनली सप्लीमेंट पे रह के, कोई ऐसा इन्हेंसमेंट ड्रग जो आपकी रिकवरी को 3 गुना 4 गुना ना बढ़ा रहा हो, या जो आपके मसल गेनिंग प्रोसेस को डबल ना कर रहा हो, या यूँ कह लें कि जैसे आपका बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर हम बाहर से सपोज को स्टीरॉयड लेते हैं, कोई ड्रग लेते हैं, तो वो आपकी बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल को रोक के अपना टेस्टोस्टेरोन टाइप आपका चलाते हैं अंदर, जिससे आपके अंदर उनके अपने हार्मोन से छेड़छाड़ करता है। तो वहाँ पे आपकी बॉडी में जो है आपका ग्रोथ वगैरह जो भी है आपकी डबल हो जाती है। और इसमें आपका स्टीरॉइड्स बहुत टाइप के आते हैं, लाइक ओरल हो गया, इंजेक्टेबल हो गया। अगर वैसे हम बात करें यूजली काफ़ी जो हमारी यूथ है आजकल, वो तो उन्हें बॉडी बनानी है, सपोज डेट वो कहते हैं कि हमें 2 महीने बॉडी बनानी है, 3 महीने बॉडी बनानी है, तो खासकर वो ऐसी राह पर गुजर पड़ते हैं, स्टीरॉयड राह पर। मगर ये भी तो है कि अगर आप ओनली स्टीरॉयड बेस्ड ही बॉडी नहीं बना सकते, आपको मेहनत भी उतनी 3-4 गुना करनी पड़ती है, क्या सच है? स्टीरॉयड जो ले रहा है, स्टीरॉयड उसकी जो भी कोई यूज कर रहा है उसकी अपनी इच्छा है यूज करने की। हाँ मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी, उसको भी काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा अपनी बॉडी पे, बहुत से उसको साइड इफेक्ट जो है वो बहुत सी जो दर्द है उनसे उसको गुजरना पड़ेगा। बॉडी तो बन जाती है पर हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है, इस बात में कोई शक नहीं है, मेहनत तो उसको करनी ही पड़ेगी, डाइट में भी और वर्कआउट में भी, और उसके अलावा तो जो वो कर रहा है वो उसको बेटर पता है। हमारे भाइयों के लिए 3 मेजर सप्लीमेंट या 3 मेन सप्लीमेंट जो उनको लेने चाहिए बाकी फालतू फ्री फंड के चोचलों से बचने के लिए। सबसे मेन अगर आप एज अ बिगिनर हो तो आप स्टार्ट करो क्रिएटिन से। क्रिएटिन सबसे मेन सप्लीमेंट है। उसके बाद देन अगर आप वेजिटेरियन हो देन गो फॉर वे प्रोटीन। अगर आप नॉनवेज खाते हो, कंटिन्यू बेसिस पे नॉनवेज या एग्स वगैरह खाते हो, तो आप चाहे वे प्रोटीन ना लें। उसके बाद आपका आ गया फिश ऑयल, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपका वीगन होगा, ये मस्ट है।
इसके बाद अगर हम बात करें कुछ सप्लीमेंट्स और भी यूजफुल, लाइक आपका मैग्नीशियम हो गया, अश्वगंधा हो गया, जो सप्लीमेंट अभी जो मार्केट में इतना एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, ये भी जरूरी है। तो भाई आपने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की 2016-17 में, तो तब के प्रोटीन इंडस्ट्री और अब की प्रोटीन इंडस्ट्री में क्वालिटी, अवेलेबिलिटी का, इन सब की क्या चीज़ों का इम्पैक्ट और चेंज पड़ा है? मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने 2017 या 18 से मैं भी शायद सप्लीमेंट लेना स्टार्ट किया पर्सनली अपने आप। तो उस टाइम अगर हम देखते हैं तो उस टाइम इंडियन ब्रांड्स तो ना के बराबर ही थे, और हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर भी सकते थे। तो उस टाइम मोस्टली हम जैसे इंपोर्टेड ब्रांड्स जो आपके यूएस के आते हैं या कनाडा, कहीं के भी यूएस कनाडा या आपके मोस्टली जो ओवरसीज ब्रांड थे बाहर के, तो उनके ऊपर ही मोस्टली ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, और फेक मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पर। अब 2020 या 21 के बाद जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में थोड़ा सा उछाल आया, तो उसके बाद हमारे इंडियन ब्रांड्स ने काफ़ी अच्छा करना स्टार्ट किया क्वालिटी वाइज। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से ऐसे ब्रांड इस टाइम टॉप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने उस टाइम से ही वो क्वालिटी देना हमें स्टार्ट कर दिया। हम देखें तो 21-22 के बाद हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, उन्होंने क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा इंप्रूव किया, और आज इंडियन ब्रांड्स का बहुत अच्छा बोलबाला है हमारी इंडियन इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री में और सप्लीमेंट इंडस्ट्री में। अगर सप्लीमेंट की हम बात कर ही रहे हैं, तो बिगनर के लिए रेड फ्लैग्स क्या होंगे इंग्रेडिएंट्स में कि वो छोड़ने चाहिए उनको? अगर हम बात करें एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज बॉय, सबके पैसे बहुत कम होते हैं, तो बहुत कम बजट लेके चलते हैं बच्चे, और सबसे मेन वो देखते हैं ऑन लेवल कि हाँ हमें इसमें 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। उसको देख के वो और देख रहे हैं कि हाँ हमें ये 2000 सस्ता मिल रहा है, तो वो उसे परचेज कर लेते हैं। बट वो कभी ये नहीं देखते कि इसका जो पर स्कूप साइज है, उसका स्कूप साइज है वो कितना बड़ा है। इसमें अगर 45 ग्राम का स्कूप है, उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है या 27 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, उसमें उसके अलावा क्या है, ये वो नहीं देखते हैं। सेकंड, उसके बाद वो इनके लेवल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे प्रोटीन में आपका कंपनी पहले तो मेंशन कर देगी कि हमने कंसंट्रेट ऐड किया हुआ है या आपका आइसो ऐड किया हुआ है, बट उसके बाद जो आगे वो मेंशन करते हैं वो कोई नहीं पढ़ता है। जैसे आपका प्रोटीन क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, जैसे आपका स्किम मिल्क पाउडर हो गया या आपका मिल्क पाउडर हो गया, या कोई कोई ब्रांड तो सोया प्रोटीन आइसोलेट भी ऐड करते हैं, ये हो गया। और उसके बाद आप ये ऑन लेवल ये नहीं देखते कि आपके उसमें कितने कार्ब्स है, आपकी प्रोटीन वाइबिलिटी आपको कितनी मिल रही है। आपको बेसिक कोई ब्रांड सस्ता तो मिल रहा है, पर उसमें प्रोटीन भी आपको, प्रोटीन परसेंटेज पर स्कूप भी उस हिसाब से कम ही मिलेगी। और उसके बाद हम बात करें आपके जैसे एज अ फ्लेवर वगैरह आ जाता है आपका, एज अ स्वीटनर कंपनियाँ कोई स्पार्टन डालती है, सुक्रालोज डालती है, या फिर आपका एक्सल्फेट पोटेशियम डालती है। तो अगर हम उसे दरकिनार करके अगर आप जो नेचुरल स्वीटनर्स है, लाइक आपका मॉन्क फ्रूट हो गया या आपका स्टीविया हो गया, थोड़े से हल्के कॉस्टली होते हैं, बट वो ज़्यादा बेटर है। और या फिर अगर आप अनफ्लेवर्ड लें तो वो मच बेटर है। आपने बड़े बड़े हिमाचल के कंपटीशन में compete किया है, मिस्टर नॉर्थ इंडिया हो गया, अपना मिस्टर मंडी हो गया, और जीते भी हैं आप। तो जो पीक वीक होता है कंपटीशन से पहले 7 दिन, तो उसमें बंदे की मेंटल गेम कैसे स्ट्रांग बना सकता है? देखो, जो इंसान compete कर रहा है उसके लिए 7 दिन मैटर नहीं करते, क्योंकि वो इससे पहले पिछले 2-3 सालों से बहुत लंबी जर्नी फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए जो ये 7 दिन है कोई ज़्यादा खास मैटर करते, क्योंकि जो ये पहले पिछले जो डिसिप्लिन है उसका, जो पहले उसने पेशेंस रखा हुआ है, जो वो इन पिछले 2-3 साल से प्रॉपरली उनकी मील है, प्रॉपर शेड्यूल है, प्रॉपर जिम है, प्रॉपर टाइम पे स्लीप है, जो भी, और फैमिली के साथ आउटिंग उटिंग सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं, जंक फूड अवॉइड कर रहे हैं। तो जो इंसान पहले उसने इतना बढ़िया माइंडसेट रखा, तो उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि लास्ट के 7 दिन इतना मैटर करते हैं। और अगर मैं पूछूं कि स्टेज पे चढ़ने से पहले वो एक चीज जो हर बार आपके दिमाग में आती है, वो क्या है? स्टेज पे चढ़ने से पहले मेरा हमारा मतलब कि मेन यही रहता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दें, अपनी बॉडी को, जिन जिन मसल्स पे काम किया है, जो हमारे बॉडी के प्लस पॉइंट्स हैं, उनको अच्छे से जजेस को शो करें, और खुद को जितना बेटर हो सके उतना बढ़िया रिप्रेजेंट करें स्टेज के ऊपर। तो पंकज भाई, अगर मैं बात करूं जजिंग क्राइटेरिया की, आपने इतने सारे कंपटीशन लड़े हैं, जीते हैं, तो जजेस मसल साइज पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, देखते हैं, उस पर मार्क्स लगाते हैं, कि उसकी अपने परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड मार्क्स लगाते हैं? शायद मेरे ख्याल से आप ये सवाल फिटनेस मॉडल कैटेगरी के लिए पूछ रहे हो। फिटनेस मॉडल कैटेगरी में आपका मसल साइज भी मैटर करता है, पर सबसे पहले उसमें ओवरऑल आपकी जो सिमेट्री है बॉडी की, वो आपकी बॉडी प्रॉपर्ली सिमेट्री में होनी चाहिए। आपके जो मसल ग्रुप्स है प्रॉपर्ली बैलेंस होने चाहिए, बॉडी कंडीशन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद सबसे मेन, जैसे आपका बॉडी बिल्डिंग होती है, वैसे नहीं कि बॉडी बिल्डिंग वाले पोजेज उसमें नहीं होते हैं। उसमें आपको अपनी बॉडी में मतलब बॉडी के पोजेज भी करने हैं, बॉडी को रिप्रेजेंट भी करना है, और बॉडी बिल्डिंग के पोजेज भी यूज नहीं करने हैं। और उसके साथ के साथ आपका जो फेस है उसके ऊपर एक अच्छी स्माइल भी होनी चाहिए। और उसके बाद कहीं कहीं आपका ये सब होने के बाद आपका एक इंटरव्यू राउंड भी होता है,
शायद जैसे आपने भी कम्पीट किया तो आपको भी पता है ही है। और वहाँ पे मैक्सिमम एथलीट क्या करते हैं, थोड़ा सा नर्वस होकर वो सिंपल बोलते हैं हम कि हाँ यार हमारा ये नाम है, हम यहाँ से है। बट वहीं अगर आप कोई लोगों को मैसेज दे, यूथ को, कि आपके लिए बेटर सकता है कोई फिटनेस के ऊपर या फिर कोई भी किसी जनरल टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे थोड़े से आपके पॉइंट वगैरह वहाँ पे प्लस हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं जजेस भी आपके वैल्यूएशन से और जो आप चीज़ बोल रहे हैं। और सबसे मेन तो प्रेजेंटेशन है कि आप खुद को स्टेज के ऊपर कैसे प्रेजेंट करते हैं। मे भी शायद वहाँ पे 10 एथलीट खेलने के लिए आए हुए हैं, बॉडी सबकी अच्छी है, पर वो जजेस वहाँ आपको कैसे दिखेंगे, आप खुद को औरों से कैसे अलग करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी पोजिंग से। और उसके बाद बाकी मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी सिमेट्री होगी, कंडीशनिंग होगी, और आपके मसल सारे प्रॉपर्ली बैलेंस होने चाहिए। मतलब कि आप ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छा दिखने चाहिए उस बॉडी सिमेट्री में। अभी हम चल रहे थे सप्लीमेंट्स पे, अब हम आए कंपटीशन में, और अब हम मेन गेम में आते हैं, जिम और एक्सरसाइज वाले मोड में। हाँ जी जी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे ईगो लिफ्टिंग की, तो ईगो लिफ्टिंग क्या होती है ये? ईगो लिफ्टिंग आपकी 16, 17, 18 साल के लड़कों के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। हम भी उस फेज से निकल चुके हैं। अगर बात करें, मेरी भी लाइफ की सबसे बड़ी गलती रही है जो ईगो लिफ्टिंग हमने करी है। ईगो लिफ्टिंग इंसान अपना, जैसे उनका थोड़ा हल्का सा खून गर्म होता है, जोश में होते हैं तो कर देते हैं, पर ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। हैवी वेट लिफ्ट करना ज़रूरी है आपके मसल को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वहाँ पर रिकवरी और नया मसल बिल्डअप हो। पर उसके चक्कर में कई बार लोग ज़्यादा लिफ्ट कर देते हैं, जिससे आपका वो लोड मसल पे ना आके आपके जॉइंट्स पे या बोन पे आता है, जिस कारण आपको धीरे धीरे, जैसे आप कर रहे हो, मान लो आपने स्टार्टिंग में ईगो लिफ्ट कर दिया, हैवी लगाया, कुछ नहीं हुआ, कुछ करने के लिए चलेंगे, करेंगे, दोबारा करेंगे, दोबारा करोगे, दोबारा करोगे, धीरे धीरे वहाँ पे जो आपके मसल्स है, टिश्यूज है, जो जॉइंट्स है, वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वो इंजरी फिर धीरे धीरे आपको आना स्टार्ट होते हुए कहते हैं कि हमारे को नी पेन हो गया, या हमारे को लोअर बैक पेन हो गया, या मेरा शोल्डर हिल गया, ये हो गया। तो ये सारा ईगो लिफ्टिंग का ही मेन होता है। और ईगो लिफ्टिंग ना करके हम प्रॉपरली अगर जो भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं उसे राइट वे में लगाएं, तो वो आपको इन लॉन्ग वे ज़्यादा बेटर है आपकी बॉडी के लिए और आपकी फिटनेस के लिए। ईगो लिफ्टिंग को साइड में रखें। तो एक तरह से कहा जाए तो ईगो लिफ्टिंग एक ट्रैप है कि अगर आप उसमें फंस जाओगे तो आपको ही नुकसान होएगा कभी ना कभी। ये मेन है, वैसे कि मैं बताऊँ आपको, सबसे मेन आपका मसल माइंड कनेक्शन होता है। अगर आप ईगो लिफ्टिंग करोगे तो कभी भी हम मसल माइंड कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। मसल माइंड कनेक्शन आपका लाइट वेट में ही बिल्डअप होता है, और उसी को आप धीरे धीरे हल्का हल्का 5% 10% वेट बढ़ा के आप अच्छा वेट लिफ्ट कर सकते हो, राइट वे में, राइट फॉर्म में, और खुद को सेफ रख के। एक अगर मेजर डिफरेंस मैं पूछूं, या मैं पूछूं कि इनमें से क्या करना चाहिए, एक जो हम फेमस एथलीट्स होते हैं, फेमस बॉडी बिल्डर्स होते हैं, वो कुछ एक्सरसाइज बताते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल के, और दूसरी तरफ एक नॉर्मल बेसिक एक्सरसाइज होती है जो आपका जिम ट्रेनर बता रहा है। तो नॉर्मल बॉयज़ को या गर्ल्स को क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? अगर हम बात करें, जैसे आपके सेलिब्रिटीज़ वगैरह हो गए, कोई एथलीट हो गए, वो कोई वर्कआउट कर रहे हैं, शायद उनका गोल बहुत डिफरेंट है। जो वो डाइट ले रहे हैं, जो वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जिस हिसाब से वो रेस्ट कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। और जो हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो अपना नॉर्मल जॉब कर रहे हैं 9 से 5 आपकी, और उसके बाद 1 घंटा निकाल के नॉर्मल फिटनेस में जिम आ रहे हैं, तो हमारा जो वर्कआउट है वो मे बी शायद उनसे डिफरेंट ही होगा। हमारे जो मसल्स है, जो हमारी बॉडी शायद उस हिसाब से प्रिपेयर ही नहीं है कि हम जो वर्कआउट वो करवा रहे हैं वो हम कर सके। तो इसलिए जो भी ट्रेनर हमारे सामने है, उसे ज़्यादा बेटर पता है कि आपकी बॉडी किस चीज़ के लिए सुटेबल है या क्या कर सकती है, जिससे आप रिस्क ऑफ मतलब इंजरी है, आप इंजरी फ्री रहें और अपनी नॉर्मल जो फिटनेस रूटीन है उसको फॉलो कर सके। जो लड़का पहले दिन जिम जाता है उसको उसका जिम ट्रेनर यही बोलता है कि 70-30 की गेम है ये जिम की। अगर आप 30% एक्सरसाइज करोगे तो 70% आपको सप्लीमेंट या खाना खाना पड़ेगा या उसका न्यूट्रिशन पूरा करना पड़ेगा। तो ये कितने हद तक सच है और आपके साथ कितनी हो चुकी है ये चीज़? ये आपका जैसे जो फर्स्ट टाइम जिम में आता है, ये सच है कि हाँ 20% या 20% आपका वर्कआउट है, बाकी 80% या यूँ कह लो कि आप 70% डाइट है, बाकी 10-20% आपका जो है रेस्ट हो गया, स्लीप होगी आपकी। अच्छा। और नॉर्मल आप कितना स्ट्रेस फ्री रह रहे हो। तो सबसे मेन तो आपका डाइट होती ही होती है। तो ये बात तो मतलब मैं बात करूँ कि जिसके डोले हैं वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके डोले है वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है, पर शायद वो उस स्ट्रेस को दूर रख के अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। स्ट्रेस तो लाइफ में होता ही होता है, स्ट्रेस तो किसकी लाइफ में नहीं है बोला। बिल्कुल। तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए आप जिम जाते हैं या आपका शौक है?
स्ट्रेस जिम जाके स्ट्रेस रिलीफ होता ही होता है, चाहे ये बात आप भी आजमा लें या कोई भी हमारा भाई कोई भी जिम स्टार्ट करे। अब मान लो आप पहले आप थोड़ा टेंस हो, आप जिम जाके आ रहे हो, उसका देखना कि आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे। जो हमारे बॉडी के हॉर्मोन्स जो आपके इम्बैलेंस हुए होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं, रात को स्लीप अच्छी आती है। तो जिम का आप जिम कर रहे हो, सपोज जिम नहीं कर रहे हो, आप कोई भी फिटनेस में लाइक कुछ योगा कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या नॉर्मल वॉक ही कर रहे हो, अगर आप अपनी बॉडी के लिए दिन में 1 घंटा एक्टिविटी के लिए निकाल रहे हो तो वो मच बेटर है। पंकज भाई, हाउ डू यू बैलेंस एक्सट्रीम डिसिप्लिन जब आप एक कंपटीशन के बीच में हैं और नॉर्मल लाइफ और आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ तंग कर रही है? कंपटीशन के बीच में लॉन्ग टर्म हेल्थ तो तंग कैसे ही करेगी भला, क्योंकि आप एक तो नेचुरली कम्पीट कर रहे हो और उसके बाद आप प्रॉपरली अपनी डाइट का ध्यान रख रहे हो। आप कितने कार्ब्स खा रहे हो, कितना फैट ले रहे हो, कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितना फाइबर ले रहे हो, हरी सब्जी आप खा रहे हो, ड्राई फ्रूट आप खा रहे हो, दही आप खा रहे हो, दूध आप पी रहे हो, राइस आप खा रहे हो, ओट्स आप खा रहे हो। कंप्लीट डाइट है आपकी, कंप्लीट मील है सारी। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको इन लॉन्ग फ्यूचर कोई आपको हेल्थ में तंग करेगी, बट बल्कि इसका आपकी हेल्थ के ऊपर अच्छा ही असर दिखेगा। और इसके साथ ही जैसे आपकी फैमिली है, अब आप हेल्थी खा रहे हो तो साथ में वो भी हेल्थी खा रहे हैं। अगर मैं सपोज मैं अपने राइस में वेजीज डाल रहा हूँ तो उनकी में भी डल रही है। अगर सपोज जहाँ पहले वो, अगर मैं बात करूँ जंक फूड की, जहाँ वो पहले हफ्ते में शायद 2 बार मोमोज बर्गर हो जाता था उनका कि मन कर रहा है चलो खा लो, साथ में भी चल दिया। जब से मैं पिछले 2-3 सालों से स्ट्रिक्ट हूँ अपने आप को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, तो मैं नहीं जाता हूँ, तो उनका भी बहुत कम हो गया। वहाँ वो भी महीने या 2 महीने में कभी एक बार जंक फूड हो गया था। तो मेरे को तो लगता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिशियल ही है। और उसके बाद हम बात करें डिसिप्लिन की, तो अगर आप किसी कंपटीशन के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको वैसे एक चैंपियन माइंडसेट चाहिए, माइंडसेट जिसमें आपको पता है कि मैंने क्या करना है, क्या खाना है, और मैंने किस टाइम सुबह उठना है, और मैंने किस टाइम वर्कआउट लगाना है। तो ये आपका प्रॉपर्ली सारा एक पैटर्न है, ये प्रॉपर्ली सेट होता है। और अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री की, तो इसमें सबसे बड़ा मिथ है कि जो देसी डाइट है और जो मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट डाइट है उसमें बहुत फर्क है। लोग आधे इस तरफ है, आधे इस तरफ है। तो ऐसा क्या सच के किस चीज में सच है? अगर एक नॉर्मल इंसान जो फिट है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज दैट उसे कोई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, नॉर्मल फिटनेस कर रहा है, वो नॉर्मल जिम जा रहा है, तो वो घर की डाइट से भी एक अच्छी बॉडी बिल्डअप कर सकता है। पर उसको हर एक चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी। जो हमारी देसी डाइट है उसमें बस कमी है प्रोटीन की। उसमें प्रोटीन नहीं होता है, कार्ब्स गुड कार्ब्स होते हैं, हेल्थी फैट भी होता है। उसमें कमी सिर्फ प्रोटीन की है और एक फाइबर की है। अगर वो आप ऐड कर रहे हैं, जैसे लाइक आप अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप सोया पनीर ऐड कर लो या पनीर ऐड कर लो, आप दही ऐड कर लो, स्प्राउट्स ऐड कर लो, है ना। थोड़ा उसको बैलेंस करो। ये नहीं कि हाँ सुबह सुबह परांठे चल दिए, परांठे तल के यहाँ परांठे खा लिए, या पकौड़े चल रहे हैं, घर भटूरे चल रहे हैं, वो गलत है। एक जो हमारी एक एक्चुअल डाइट है, जैसे मान लो राइस हो गई, दाल होगी, आपकी वेजेस वगैरह होगी, आपके ड्राई फ्रूट्स, मतलब ये प्रॉपर्ली जब इसको आप बैलेंस करते हो और दिन का नॉर्मल आप प्रोटीन टेकर हम बात करें कम से कम 100 ग्राम या 80 ग्राम कम से कम भी लेते हो, तो आप एक बैलेंस डाइट प्रॉपर्ली घर के साथ फॉलो कर सकते हो। और एक वो कैलकुलेटिव मेथड है, उसके बारे में बताएंगे कि आपको कितना ग्राम प्रोटीन दिन में इंटेक करना चाहिए? बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिकली तो नहीं जाएंगे, पर मैं एक नॉर्मल एवरेज इंसान के लिए बता रहा हूँ। नॉर्मल एवरेज इंसान को दिन का कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन टेक पूरा करना चाहिए। और उसके बाद अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप जिम जा रहे हो, प्रॉपर्ली अपनी मसल्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो कुछ भी एक्टिविटी करके, तो आपको कम से कम नहीं तो दिन का 100 ग्राम प्रोटीन टेक लेना चाहिए। जिसमें आपने ये देखना है कि आप अगर आप वेजिटेरियन हो तो मे भी शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी वे प्रोटीन की, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चाहे कंप्लीट अपना एग से और चिकन से भी ले सकते हो। एज अ वेजिटेरियन आपको वे प्रोटीन ऐड करना जरूरी इसलिए क्योंकि जो आपकी हमारी जो वेज डाइट होती है उसमें हमारी जो अमीनो प्रोफाइल होती है प्रॉपर्ली, और जो मेन अमीनो एसिड हमारे को चाहिए होते हैं मसल रिकवरी के लिए, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं होते हैं। सो मे भी अगर आप जिम कर रहे हो तो आपको शायद साथ में थोड़ी बहुत हल्की सपोर्ट वे प्रोटीन की लेनी पड़ेगी रिकवरी के लिए। उसके अलावा नॉर्मल जिम बॉय को छोड़ के अगर कंपटीशन कोई लड़ रहा है एथलीट, तो हमारा पर्सनल ट्रेनर कितनी हेल्पफुल देता है, कितना हेल्प करता है हमें? वो तो पर्सनल ट्रेनर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको, और ये भी कि अगर पर्सनल ट्रेनर रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। देखो अगर मैं इस बात के ऊपर आऊँ तो वही बात है कि हर गुरु का एक गुरु होता है, हर गुरु को एक गुरु की जरूरत होती है।
क्योंकि हम अपने आप को कभी उस हिसाब से टॉर्चर नहीं कर सकते या उस हिसाब से देख के जज नहीं कर सकते। जो एक सामने वाला जो जिसको हमसे थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है वो हमें देख के गाइड कर सकता है। वो हमें तराश सकता है ज्यादा वो बढ़िया हमें से। हमें थोड़ा बेटर गाइड कर सकता है जिसे हमसे ज़्यादा बेटर नॉलेज है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं 2016-17 से तब से आप चल रहे हैं, तो आप एक करियर एडवाइस क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? फिटनेस रिगार्डिंग फिटनेस रिगार्डिंग। अगर हम करियर की अगर हम बात करें तो इस करियर में स्कोप तो काफ़ी है, पर ये कि साथ के साथ अगर आप नॉलेज गेन करते चले अपनी इस फील्ड की, मान लो आप कोई सर्टिफिकेशन कर रहे हो यार, आप कोई पॉडकास्ट देख रहे हो नॉलेज वाला, या कहीं से आप चैट जीपीटी से या गूगल से कहीं से भी आप नॉलेज साथ में गेन कर रहे हो, तो आप अपने करियर को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हो। जैसे आप मान लो आपने पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, आपने साथ में डाइटिशियन का कोर्स कर लिया, उसके साथ साथ आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो ऑन फील्ड, जो अपना जिम में मान लो या कोई भी आपका कोई फील्ड है वहाँ पे साथ में उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, क्लाइंट्स को ट्रेन भी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, तो आप धीरे धीरे जो है उस चीज़ में ग्रो कर सकते हो। जैसे आपको पता ही होगा आपकी मेट्रो सिटीज़ वगैरह में पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह चार्जेस काफ़ी हाई हैं, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा चार्ज कर सकते हो। और बाकी आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स भी आपके जो आपने रिजल्ट दिए अपने क्लाइंट्स को, उसको देख के आपको ऑनलाइन क्लाइंट्स भी अच्छे मिल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कोई नॉर्मल पर्सन है, उसके सामने ऑनलाइन कोर्सेज आ रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेनर्स आ रहे हैं, तो वो कैसे ऑनलाइन ट्रेनर्स को उनकी कंसल्टेंसी ले सकता है या कैसे उनसे बातचीत कर सकता है? क्या देखे वो ऑनलाइन ट्रेनर्स में? ऑनलाइन ट्रेनर्स को आप जज कर सकते हो उनके क्लाइंट्स देख के, जैसे कि वो डालते हैं कि हमने ऐसे इन क्लाइंट्स को ट्रेन किया, इनकी ये जर्नी रही, ऐसे हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया। और सबसे मेन, जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स वगैरह थोड़ी फेमस होते हैं वो फिर ऑनलाइन ट्रेनर बन जाते हैं, वो चीज़ गलत है, उन चीज़ थोड़ा अपने बच के रहना है। सबसे मेन आपने एक्सपीरियंस ही देखना है कि जो आपका जो ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेनर उसको कितनी नॉलेज है, उसने कितना काम किया है फील्ड के अंदर। अगर मैं यूजली एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, जैसे आपको पता होगा कोई पायलट होता है जो आपका प्लेन उड़ाता है, तो उसको हम सिंपल बोलते हैं कि इसको कितने घंटे का एक्सपीरियंस है, हम ये नहीं बोलते कि इसको कितने सालों का एक्सपीरियंस है। तो वही चीज़ सेम यहाँ पे भी वैसे ही इम्प्लीमेंट होती है कि इसने कितने क्लाइंट्स को ट्रेन किया है, इसका पिछला जो क्लाइंट्स को जो ऐसे इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, किस हिसाब से इन्होंने अपने क्लाइंट्स को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे इन्होंने रिजल्ट वगैरह डिलीवर किए हुए, तो वो सब चीज़ें देखना ज़रूरी है। पंकज भाई, इंटरेस्टिंग राउंड होता है रैपिड फायर राउंड, उसकी जगह हमने एक दिस और दैट राउंड किया है कि आप दो चीज़ें आपको बताई जाएंगी, उनमें से कोई एक चूज़ करनी है। ठीक है, तो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, आपने अपनी फेवरेट चीज़ उन दोनों चीज़ों में से चूज़ करनी है। ठीक है। तो एक ट्रेनिंग राउंड पहले है, हैवी वेट्स और हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, अर्ली बर्ड वर्कआउट और नाइट आउल सेशन, नाइट आउट, और स्क्वाट्स और लेग प्रेस, स्क्वाट्स, एब्स और आर्म्स, विच इज हार्डर टू मेंटेन, एब्स, कार्डियो बिफोर द लिफ्ट और आफ्टर द लिफ्ट। आफ्टर द लिफ्ट, अब ट्रेनिंग सोलो विद पार्टनर। सोलो। अब हम डाइट के ऊपर बात करेंगे। चीट मील में आप क्या खाना पसंद करेंगे, पिज्जा या बर्गर? पिज़्ज़ा। ब्लैक कॉफी और प्री वर्कआउट सप्लीमेंट? फिलहाल तो ब्लैक कॉफ़ी। फिलहाल अच्छा, बल्क और श्रेड? स्ट्रेड। होम कुक्ड देसी फूड और कैलोरी काउंटेड प्रिपरेशन मील? कैलोरी काउंटेड प्रिपरेशन मील। सप्लीमेंट्स में नेसेसरी और ऑप्शनल? नेसेसरी। अब स्टेज लाइफ के ऊपर चलते हैं हम, स्टेज लाइफ और राउंड जो होता है। तो विनिंग अ टाइटल और सीइंग अ क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन? विनिंग अ टाइटल। फेवरेट पोज आपका क्या है, फ्रंट डबल बाइसेप और मोस्ट मस्कुलर? फ्रंट डबल बाइसेप। द पंप और द स्ट्रेंथ? पंप। फिटनेस मॉडलिंग और कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग? फिटनेस मॉडलिंग। मोटिवेशन और डिसिप्लिन? बोथ। बोथ नहीं, एक चूज करना है। मोटिवेशन। इंस्टाग्राम फेम और पर्सनल पीस? पर्सनल पीस। भाई आजकल कुछ लड़के ना अपने फिटनेस जर्नी को दिखाते हैं, स्टीरॉइड फिटनेस जर्नी को, ऑनलाइन इंस्टा पे रील्स डालते हैं, तो उससे क्या बैड इन्फ्लुएंस कितना हो रहा है बच्चे? उससे बैड इन्फ्लुएंस बच्चे हो ही रहे हैं जिनको पता नहीं है कि हमने करना क्या है, कि हमारा लॉन्ग टर्म में गोल क्या है, और जो खुद दिखा रहे हैं उन्हें नहीं पता कि जो अभी वो कर रहे हैं वो आने वाले 2 या 3 सालों में कर भी रहे होंगे, और शायद उनको भी जिम स्टार्ट किए हुए मेरे ख्याल से 6 या 7 महीने से ऊपर भी नहीं हुए, और वो खुद ही ये चीज़ें थोड़ी सी लाइक के लिए, थोड़े फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं। पर इससे जिन बच्चों को एक्चुअल में नॉलेज नहीं है, जिन्होंने अभी फिटनेस स्टार्ट करी है और उनको है कि हाँ मैं भी ऋतिक रोशन तरह बॉडी बनाऊँ या टाइगर श्रॉफ की तरह,
तो वो भी उनकी तरफ जो है एक शॉर्टकट देख के इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि नहीं करना चाहिए। और इसकी तरफ जो है गवर्नमेंट को कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पंकज भाई, एक फेमस ऑयल है, उसके बारे में आप बताओ, पाम ऑयल क्या है और कितना लेना चाहिए? पाम ऑयल के बारे में कुछ ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। पाम ऑयल जैसे आप मोस्टली आजकल देखोगे, आपके जितने पैक्ड फूड है मोस्टली उनमें प्राइस कटिंग के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने पाम ऑयल ऐड किया होता है। जैसे आप लेस खा लो, कुरकुरे खा लो, कुछ भी आपके बच्चे बिस्कुट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो कोशिश करो कि जितना आप पाम ऑयल को अपनी डाइट से कट कर सको, जितने चीज़ों को जिसके ऊपर आपका पाम ऑयल ऐड है, जितना आप उसको अवॉइड कर सको उतना बेटर। नेचुरली घर पे बना हुआ खाओ, कुछ घर पे अपने आप बनाओ बच्चों के लिए, तो वो आपका ज़्यादा बेटर है। जो आप पैकेट फूड अगर खाओगे इसमें आपका मोस्टली पाम ऑयल ऐड है, तो वो आपका जैसे आपकी हार्ट हेल्थ होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करेगा। तो भाई, शरीर को बढ़िया रखना है तो पाम ऑयल जहाँ भी दिखे कांटा मार दो उसी टाइम। और मैं बात करूँ, आजकल जो फेमस एथलीट्स हैं, फेमस बॉडी बिल्डर्स हैं, वो कंट्रोवर्सी में ज़्यादा फंसते हैं। तो वो क्या फेम के लिए कर रहे हैं क्या, कि उनको हट जाना चाहिए उससे, कंट्रोवर्सी से? मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स होते हैं आपके, सेलिब्रिटीज वगैरह जो भी है, मोस्टली बॉडी बिल्डर जो फेमस है, मेरे हिसाब से तो मिलके सब कंट्रोवर्सी ये सब लोकेशन आपका, मांगते हैं अपनी है। हाँ वो फेम के लिए ही करते हैं मोस्टली, ताकि थोड़ी सी लाइक फॉलोअर और बड़ी, एंगेजमेंट बढ़े। और जो बच्चे हैं उनके पीछे पागल हो जाते हैं, वो भी फिर यही चीज़ फॉलो कर सकते हैं। गलत चीज़ है एक हाँ तरह ये से। गलत चीज़ से लोगों पे, बच्चों पे खासकर बुरा असर पड़ेगा इस चीज़ का, कि तू भी इधर आ जा, मैं इधर आ गया, गलत है। अगर मैं अपने सरकार की बात करूं, हिमाचल सरकार की, तो आपको क्या लगता है, उन्होंने जो मुहिम उठाई है नशे के खिलाफ, मुक्त हिमाचल, चिट्टा मुक्त हिमाचल, तो वो कितनी बेहतर है और कितनी बेहतर हो सकती है, अगर मैं पूछूं? उसकी बेहतरी तो हम सबको मिलकर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली इस चीज़ में जो है, जो लोग मिले हुए हैं, जो बेच रहे हैं या जो कर रहे हैं, वही होते हैं जो एक दूसरे को इन चीज़ों में लगाते हैं। अब इसके बारे में तो ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार। नहीं, ये चीज़ मैंने इसलिए पूछी है आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि अ, अगर फिटनेस इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी तभी बच्चे जो है नशा मुक्त हाँ होंगे। ये चीज़ है कि आप अपने बच्चे को शुरू से उस चीज़ के बारे में अवेयर कर सकते हो, उनको थोड़ा स्पोर्ट्स की तरफ आप धकेल लो। आजकल जैसे पेरेंट्स, आजकल पेरेंट्स देखो तो बच्चों को कहते हैं क्रिएटिन ना लो, ये ना लो, प्रोटीन ना लो। अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है, वो अपनी बॉडी पे ध्यान दे रहा है, तो ये उसके लिए अच्छी बात है। और कम जरूरी से कम वो नशों से दूर है। जरूरी ये नहीं कि जिम जा रहे हैं तो ही प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है। अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसमें भी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। हाँ स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। ये जो मैंने आपको बोला था कि हाँ आपकी 70% तो डाइट से बेचारा कर रहा है, 30% तो उसको जरूरत पड़ेगी न्यूट्रिशन की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि फिटनेस मॉडल पंकज ठाकुर अगर 2016, 17 में, 15 में ये स्टेप नहीं लेता, तो आज आप क्या कर रहे होते? आपका क्या गोल था, कि आप क्या करते उसके अलावा? मैं वैसे बताऊँ आपको, मेरा बचपन से जो गोल था, मेरा डिफेंस ज्वाइन करना गोल था। आई एम अ बिग फैन ऑफ इंडियन आर्मी। सो मेरा इंडियन आर्मी का गोल था स्टार्टिंग से कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूँ। अगर वो नहीं हो पाया तो इंडियन पुलिस ज्वाइन करूँ, बट जो भगवान ने चाहा आज वहाँ पर हूँ। आप हमारी ऑडियंस को एक लास्ट जाते जाते एडवाइस क्या देना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के थ्रू? मेरी तो आप सबको एडवाइस यही रहेगी कि अपने शरीर का ध्यान रखें, और मोस्टली जो बाहर आजकल जंक फूड चल रहा है, रेडी पे कुछ भी है, उन सब चीज़ों से बचें। कोई भी आप पैकेट फूड ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उस पर लेबल पड़े पीछे, पाम ऑयल से बचें, आपका रिफाइंड ऑयल से बचें, आपकी वाइट शुगर से बचें, मैदे से बचें, और तला भुना और मीठा जो भी जितना अपना कम खाएं उतना बेटर है। और दिन में कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालें, चाहे सुबह उठ के वॉक करें, चाहे योगा करें, चाहे जिम ज्वाइन करें, तो अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। तो थैंक यू पंकज भाई, इतना इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को देने के लिए, मेरे को देने के लिए स्पेशली। और हाँ, मैं आपसे दोबारा एक सेम स्टेज जरूर compete करूंगा, मेरी इच्छा है ये। तो आप ही मेरे कोच रहना हमेशा। तो हमारा एक छोटा सा गेस्ट ऑफ ऑनर रहता है, तो अंश भाई प्लीज हमारे गेस्ट को दीजिए। थैंक यू। तो ये हमारी तरफ से शुड टॉक्स की टीम, पूरी टीम की तरफ से गेस्ट ऑफ ऑनर है, थोड़ा छोटा सा, कि आप हमारे पास आए, हम अपनी लाइफ जर्नी, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। तो सभी ऑडियंस को हाथ जोड़ के एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं, प्यार करते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और शेयर जितना करेंगे उतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हम और लेके आएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम।
भाई प्रोटीन इंडस्ट्री बहुत बड़ा टब है एक, तो उसमें 2016-17 से इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया, तो वो कैसे देखते हैं आप कि वो चेंज क्यों आया है?